नमस्कार साथियों, मैं शुभम उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम कार्ड लाइव चैनल पे। और आज मैं आप सब लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं एसएससी सीएचएसएल का 9 मार्च को जो फर्स्ट पेपर हुआ था उसका इंग्लिश का सॉल्यूशन लेके। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चंस की। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है मेरा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। एक ईडियम दी हुई है मुझे, स्लैप ऑन द रिस्ट। स्लैप ऑन द रिस्ट, इसका मुझे अर्थ बताना है। ठीक है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। एक ईडियम दी हुई है मुझे, स्लैप ऑन द रिस्ट, इसका मुझे अर्थ बताना है। ठीक है, तो देखो इसका अर्थ होता है चेतावनी देना। इसका अर्थ होता है चेतावनी देना, चेतावनी देना। ठीक है, अब देखो, अब मुझे इसका अर्थ बताना है। पहला शब्द दिया हुआ है मेरे पास, मिसअंडरस्टैंड ईच अदर। मिसअंडरस्टैंड ईच अदर, मतभेद होना अथवा एक दूसरे को गलत समझना। ठीक है, पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है मिसअंडरस्टैंड ईच अदर, एक दूसरे को गलत समझा अथवा मतभेद होना। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है क्रिटिसाइज समवन स्ट्रांगली एंड एंग्रीली। क्रिटिसाइज समवन स्ट्रांगली एंड एंग्रीली। क्रिटिसाइज का अर्थ होता है आलोचना करना, किसी की बहुत अत्यधिक गुस्से में आलोचना करना। अत्यधिक गुस्से में आलोचना करना। ठीक है, अत्यधिक गुस्से में आलोचना करना। ठीक है, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है वाइल्ड विद एक्साइटमेंट। वाइल्ड विद एक्साइटमेंट, इसका अर्थ होता है उत्तेजना के साथ जंगलीपन। उत्तेजना के साथ जंगलीपन। ठीक है, उत्तेजना के साथ जंगलीपन। तो मेरा थर्ड ऑप्शन जो दिया हुआ है अ माइल्ड पनिशमेंट। अ माइल्ड पनिशमेंट, इसका अर्थ होता है हल्की दंड। मतलब अर्थात ये चेतावनी दे, अगर मैं चेतावनी देने की बात करता हूँ, किसी को कोई गलत काम करे तो मैं उसे चेतावनी देने का अर्थ मेरा ये होता है कि मैं उसे किसी चीज़ के लिए केवल डांट रहा हूँ अथवा वर्बली उसे मैं मोलेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखो, मेरा थर्ड ऑप्शन दिया था अ माइल्ड पनिशमेंट। माइल्ड पनिशमेंट, इसका अर्थ होता है हल्का दंड। इसका अर्थ होता है हल्का दंड। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन हुआ वो हुआ मेरा ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड, अ माइल्ड पनिशमेंट। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब देखो, स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज। स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज, इसका अर्थ होता है खगोलीय पिंडों का अध्ययन। खगोलीय पिंडों का अध्ययन। खगोलीय पिंडों का अध्ययन। ठीक है, तो अब देखो, पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ था मेरा? पहला ऑप्शन दिया हुआ है स्टार गेजिंग। पहला ऑप्शन दिया हुआ है स्टार गेजिंग। स्टार गेजिंग का अर्थ होता है ख्याली पुलाव पकाना। ख्याली पुलाव पकाना। स्टार गेजिंग का अर्थ होता है ख्याली पुलाव पकाना। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है मेरा एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी का अर्थ होता है ज्योतिष विज्ञान अथवा ज्योतिष शास्त्र। ठीक है, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ था मेरा एस्ट्रोलॉजी, इसका अर्थ होता है ज्योतिष विज्ञान अथवा ज्योतिष शास्त्र। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है मेरे पास न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी का अर्थ होता है अंक शास्त्र। न्यूमरोलॉजी का अर्थ होता है अंक शास्त्र। ठीक है, तो अब देखो, पहला ऑप्शन दिया था स्टार गेजिंग, सेकंड एस्ट्रोलॉजी, फोर्थ न्यूमरोलॉजी। इसमें मुझसे पूछा गया था स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज, खगोलीय पिंडों का अध्ययन। खगोलीय पिंडों का अध्ययन में किसके अंतर्गत करता हूँ? खगोल विज्ञान के अंतर्गत। तो मेरा थर्ड ऑप्शन दिया है यहाँ एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी, इस शब्द का अर्थ होता है खगोल विज्ञान। इस शब्द का अर्थ होता है खगोल विज्ञान। ठीक है, इस शब्द का अर्थ होता है खगोल विज्ञान। तो खगोलीय पिंडों का अध्ययन मैं खगोल विज्ञान के अंतर्गत करता हूँ, इसलिए मेरा जो सही ऑप्शन है वो है मेरा ऑप्शन नंबर थर्ड, एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का मेरा सही ऑप्शन हुआ ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया हुआ मेरा, फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंसेस दैट हैज एन एरर इन इट। इफ देयर इज नो एरर चूज नो एरर। ठीक है, अब हमें एरर डिटेक्ट करना है। देखो, द रीसेंट डिस्कवरीज हैव राइजन होप्स अबाउट पॉसिबल एप्लीकेशन। हाल ही में जो
खोजें हुई हैं, हाल ही में जो खोज हुई हैं। डिस्कवरीज का अर्थ क्या होता है? आविष्कार अथवा खोज। हाल ही में जो डिस्कवरीज हुई हैं, खोज हुई हैं, उन्होंने राइज एंड होप्स अबाउट पॉसिबल एप्लीकेशंस, उन्होंने आवश्यक उपयोगिताओं के उपयोग को बढ़ावा देने की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या दिया हुआ, पहला ऑप्शन दिया हुआ अबाउट पॉसिबल एप्लीकेशन, अबाउट पॉसिबल एप्लीकेशन। पॉसिबल एप्लीकेशन का अर्थ है संभवतः उपयोग, संभव उपयोग। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ द रीसेंट डिस्कवरीज, द रीसेंट डिस्कवरीज, रीसेंट डिस्कवरीज। ये दोनों जो हैं ये मेरे सही हैं बिल्कुल। रीसेंट डिस्कवरीज का अर्थ होता है हाल ही में जो आविष्कार हुए हैं। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है नो एरर। अब देखो थर्ड में क्या है, हैव राइज एंड होप, राइज एंड होप्स। राइज का अर्थ होता है उगना, राइज का अर्थ होता है उगना, राइज का अर्थ होता है उगना। तो यहाँ जो सही शब्द प्रयोग किया जाएगा मेरा, वो किया जाएगा द रीसेंट डिस्कवरीज, द रीसेंट डिस्कवरीज have, the recent discoveries have raised hopes। raised का अर्थ होता है बढ़ा देना, raised का अर्थ होता है बढ़ा देना। the recent discoveries have raised hopes about possible applications। ठीक है, तो यहाँ जो मेरी गलती थी वो थी मेरी थर्ड में, ऑप्शन नंबर थर्ड में, have risen hopes, have risen hopes। तो इसमें जो सही ऑप्शन का प्रयोग करूँगा वो करूँगा मैं रेज्ड। रेज्ड का अर्थ होता है अब बढ़ावा देना, बढ़ा दिया है, रेज्ड होप्स, उम्मीदों को बढ़ा दिया है। ठीक है, तो यहाँ जो सही ऑप्शन है वो है मेरा ऑप्शन नंबर थर्ड, और इसको मैं करेक्ट करके क्या लिखूंगा, द रीसेंट डिस्कवरीज हैव रेज्ड होप्स अबाउट पॉसिबल एप्लीकेशंस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का मेरा कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन नंबर थर्ड। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर। देखो क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या दिया हुआ है मेरा, चूज द ऑप्शन दैट इज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। मुझे सही पैसिव बताना है, एक सेंटेंस दिया हुआ है मेरा, मुझे उसका सही पैसिव बताना है। देखो, रवि गेव यू द इंफॉर्मेशन क्वेश्चन मार्क, रवि गेव यू द इंफॉर्मेशन क्वेश्चन मार्क। रवि ने आपको इन्फॉर्मेशन दिया। अगर मैं बात करूँ तो गेव, गेव क्या होता है, मेरी सेकंड फॉर्म होती है, और ये मैंने क्या, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। पूरे इंग्लिश में, पूरे इंग्लिश की अगर मैं बात करूं अथवा पूरे टेंसेस की बात करूं तो पूरे टेंस में मेरा केवल एक ही जगह सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है, वो है मेरा पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन यहाँ पे इसने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। क्वेश्चन मार्क का अर्थ ये हुआ, क्वेश्चन मार्क का ये कि पूछ रहा है क्या रवि ने तुमको इन्फॉर्मेशन दी थी, क्या रवि ने तुमको इन्फॉर्मेशन दी थी। तो अब देखो, पैसिव एक्टिव पैसिव करने का केवल एक तरीका होता है मेरा, या तो फिर मैं चीज़ों को रट लूँ अथवा थोड़ा उनको समझने की कोशिश करूँ। एक्टिव पैसिव का ये रहता है कि जब भी मैं जिस किसी सेंटेंस में होता हूँ, जिस किसी टेंस में होता हूँ, जैसे अगर मैं यहाँ बात करूँ पास्ट इंडेफिनिट में हूँ मैं अभी, तो पास्ट इंडेफिनिट के जस्ट अगला वाला टेंस कौन सा होता है, पास्ट इंडेफिनिट के जस्ट अगला वाला पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस है ना, पास्ट इंडेफिनिट के जस्ट अगला वाला होता है मेरा पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसका प्रयोग मैं कर देता हूँ, उसका प्रयोग करके। अब देखो पास्ट इंडेफिनिट था यहाँ पे, अब मैं एक एक ऑप्शन को चेक करते हुए देखता हूँ। देखो, यू हैव बीन गिवन, यू हैव बीन गिवन, यू हैव बीन गिवन। हैव बीन काय की होती है, हैव बीन होती है मेरी, हैव बीन होती है प्रेजेंट परफेक्ट की। तो पास्ट का टेंस था और मैं यहाँ प्रेजेंट में पहुँच गया। हैव द इन्फॉर्मेशन बीन गिवन बाय यू, हैव द इन्फॉर्मेशन बीन गिवन टू यू, ये भी मैं प्रेजेंट में पहुँच गया, ये भी प्रेजेंट में पहुँच गया, ये भी प्रेजेंट में। तो मेरा एक ऑप्शन बता, वॉज द इन्फॉर्मेशन गिवन टू यू बाय रवि, क्या तुम्हें इन्फॉर्मेशन रवि के द्वारा दी गई थी, क्या तुम्हें इन्फॉर्मेशन रवि के द्वारा दी गई थी, क्या तुम्हें इन्फॉर्मेशन रवि के द्वारा दी गई थी। तो ये देखो पास्ट इंडेफिनिट के जस्ट आगे वाला टेंस क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वॉज वर्ब। तो वॉज ये रहा मेरा, वॉज द इन्फॉर्मेशन। इसमें क्या रहता है, एक्टिव पैसिव में सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाता है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का मेरा सही ऑप्शन हुआ ऑप्शन नंबर थर्ड, वॉज द इन्फॉर्मेशन गिवन टू यू बाय रवि, क्या तुमको रवि के द्वारा इन्फॉर्मेशन दी गई थी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सही ऑप्शन हुआ मेरा ऑप्शन नंबर थर्ड। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पर। देखो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ दिया हुआ है मेरा, चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड। अब मुझे सिनोनियम बताना है, सिनोनियम बताना है। एक शब्द दिया हुआ है मेरे पास, अपोलोजेटिक। अपोलोजेटिक, अपोलोजेटिक का अर्थ होता है क्षमाशील, अपोलोजेटिक का अर्थ होता है क्षमाशील। ठीक है, अपोलोजेटिक का अर्थ होता है क्षमाशील। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है मेरे पास, सॉलिड। सॉलिड का क्या अर्थ होता है, सॉलिड का अर्थ होता है ठोस, सॉलिड का अर्थ होता है ठोस। अब देखो एक शब्द दिया हुआ है स्टेगनेंट। स्टेगनेंट, स्टेगनेंट का अर्थ था आलसी,
स्टेगनेंट का अर्थ होता है आलसी, ठीक है, स्टेगनेंट का अर्थ होता है आलसी। देखो चौथा ऑप्शन दिया हुआ डेरिजिव, डेरिजिव इसका अर्थ होता है व्यंग्यात्मक, इसका अर्थ होता है व्यंग्यात्मक, डेरिजिव, डेरिज का अर्थ होता है व्यंग्यात्मक, डेरिजिव का अर्थ होता है व्यंग्यात्मक, ठीक है, डेरिजिव का अर्थ होता है मेरा व्यंग्यात्मक। तो देखो क्षमाशील, क्षमाशील का मुझे सिनोनिम बताना था। एक शब्द दिया हुआ है मेरे पास कॉन्ट्राइट, कॉन्ट्राइट, कॉन्ट्राइट का अर्थ होता है पश्चाताप करना, 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 ठीक है, कॉन्ट्राइट का क्या अर्थ होता है पश्चाताप करना। तो देखो मुझसे एपोलोजेटिक का सिनोनिम पूछा था अथवा वही मीनिंग जो दे रहा हो वो मीनिंग पूछा था, तो वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है मेरा कॉन्ट्राइट, कॉन्ट्राइट का अर्थ होता है पश्चाताप करना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का मेरा हुआ ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का सही ऑप्शन कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स पर। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है मेरा, चूज द सेंटेंस विद नो स्पेलिंग एरर। मुझे एक ऐसा सेंटेंस चूज करना है जिसमें कोई भी स्पेलिंग का एरर नहीं हो। अब मैं देखता हूँ, देखो यू रिमाइंड मी ऑफ समवन आई न्यू वंस, यू रिमाइंड मी ऑफ समवन आई न्यू वंस, रिमाइंड एक शब्द दिया हुआ मेरा रिमाइंड, रिमाइंड की स्पेलिंग गलत है, ठीक है, रिमाइंड की स्पेलिंग मेरी गलत है। अब देखो यू रिमाइंड मी ऑफ समवन आई न्यू वंस, इसमें वंस की स्पेलिंग गलत है, ONCE होता है ना वंस की स्पेलिंग, ONCE। चौथा थर्ड ऑप्शन यू रिमाइंड मी ऑफ समवन आई न्यू वंस। अब देखो इसमें रिमाइंड की स्पेलिंग गलत है, REMIEND, REMIEND, लेकिन जो सही स्पेलिंग होती है वो होती है REMIND, रिमाइंड। यू रिमाइंड मी ऑफ समवन, तुम मुझे किसी की याद दिलाते हो, आई न्यू वंस, पहले मैं किसी को जानता था, तुम मुझे उसकी याद दिलाते हो, तुम किसी की मुझे याद दिलाते हो, यू रिमाइंड मी ऑफ समवन आई न्यू वंस, जिसे मैं पहले जानता था, जिसे मैं एक बार जानता था, ठीक है। तो इसमें मेरी एक भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है ऑप्शन नंबर फोर्थ में, ठीक है, ऑप्शन नंबर फोर्थ में मेरे सारे मीनिंग सही है, अर्थात मेरी कोई भी स्पेलिंग एरर इसमें नहीं है, इसलिए मेरा क्वेश्चन नंबर 6 का सही होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, ऑप्शन नंबर फोर्थ। अब हम आ रहे हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है मेरा, इम्प्रूव द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस, चूज नो इम्प्रूवमेंट एज एन आंसर। देखो ए मैन मे डाई, एक आदमी मर जाता है, एक आदमी मर सकता है। नेशंस में राइज एंड फॉल, किसी भी राष्ट्र का डाउनफॉल हो सकता है, कोई भी राष्ट्र गिर सकता है, कोई भी राष्ट्र उठ सकता है। बट एन आइडिया, लेकिन एक जो विचार होता है, लिव्ड ऑन, लिव्ड ऑन, लिव्ड ऑन का अर्थ होता है, लिव्ड का अर्थ होता है जीवित रहा, जीवित रहना। तो यहाँ जीवित रहा, तो मैं अगर किसी विचार की बात करूँ तो विचार जो है वो मेरा अमरणशील है, अर्थात विचार हमेशा रहता है, विचार अमर रहता है। तो यहाँ जो सही ऑप्शन होगा वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर सेकंड, लिव्स ऑन। ए मैन में डाई, एक व्यक्ति मर सकता है। नेशंस में राइज एंड फॉल, किसी भी राष्ट्र का डाउनफॉल हो सकता है, कोई भी राष्ट्र गिर सकता है, कोई भी राष्ट्र उठ सकता है। बट एन आइडिया, परंतु एक विचार, परंतु ये विचार लिव्स ऑन, हमेशा रहता है। लिव्स ऑन, लिव्स ऑन का अर्थ होता है हमेशा रहता है, लेकिन एक विचार हमेशा रहता है। एक आदमी मर सकता है, कोई भी राष्ट्र उठ सकता है, गिर सकता है, बट एन आइडिया, लेकिन एक जो विचार होता है वो हमेशा रहता है, विचार हमेशा रहता है, विचार हमेशा जीवित रहता है, ठीक है, जीवित रहता है। यहाँ जो प्रयोग किया था इसने लिव्ड ऑन, रहता था, विचार जीवित रहता था। तो यहाँ जो सही ऑप्शन होगा वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर सेकंड, लिव्स ऑन, लिव्स ऑन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का हुआ मेरा सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है, लिव्स ऑन। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। अब देखो हमें रीअरेंजमेंट करना है सेंटेंसेस का। अब देखो रीअरेंज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। क्लाइमेट चेंज इज, क्लाइमेट चेंज इज, लाइन दी हुई है मेरे पास, क्लाइमेट चेंजेस, मौसम परिवर्तन है, मौसम परिवर्तन है। अब मेरे पास हेल्पिंग वर्ब दी थी, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में क्या करता हूँ प्रयोग, मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में क्या प्रयोग करता हूँ, मेन वर्ब। अब देखो मैं मेन वर्ब किस में दी हुई है मुझे, हेल्प, क्लाइमेट चेंज इज, क्लाइमेट चेंज इज फॉसिल फ्यूल्स एंड चेंजेस इन लैंड कवर एंड बायोडाइवर्सिटी। जीवाश्म ईंधन में परिवर्तन इन लैंड कवर एंड बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। क्वेश्चन नंबर 8 था मेरा, 8 में ऑप्शन जो एस दिया हुआ है, फॉसिल फ्यूल्स एंड चेंजेस इन लैंड कवर एंड बायोडाइवर्सिटी। तो देखो ये नहीं है मेरा। अथवा मैं कहूँ राम इज़ अ गुड बॉय, राम इज़ अ गुड बॉय, तो ये डिटरमाइन कर रहा है कि राम एक अच्छा लड़का है। तो मैं अगर हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद क्या प्रयोग कर रहा हूँ,
हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में या तो मेन वर्ब प्रयोग करता हूँ या फिर किसी को डिटरमाइन करने के लिए किसी एक व्यक्ति अथवा किसी एक चीज़ का प्रयोग करता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर इसमें दिया है क्यू में, अ ब्रॉड टॉपिक दैट क्लाइमेट चेंज इज अ ब्रॉड टॉपिक दैट, क्लाइमेट चेंज मौसम परिवर्तन एक बड़ा बिंदु है जो इंक्लूड्स पीरियडिक अल्ट्रेशन इन अर्थ, जो पृथ्वी के चक्रण में अब देखो क्यू पहले ऑप्शन में मेरा आ गया क्यू। अब क्यू के बाद क्या आएगा, देखो क्यू के बाद अ ब्रॉड टॉपिक दैट इंक्लूड्स पीरियडिक अल्ट्रेशन इन अर्थ्स। अब देखो पृथ्वी का मैं जब भी बात करता हूँ तो पृथ्वी पे मैं मौसम की बात करता हूँ ना। अब देखो मैं मौसम मुझे कहाँ दिख रहा है, कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, देखो अर्थ्स क्लाइमेट कॉज्ड बाय नेचुरल फोर्सेस इन कॉम्बिनेशन। अर्थ्स क्लाइमेट पृथ्वी का जो मौसम होता है कॉज्ड बाय नेचुरल फोर्सेस, प्राकृतिक बलों का जादू परिवर्तन किया गया है। तो क्यू के बाद मेरा सही ऑप्शन क्या होगा, क्यू के बाद होगा मेरा पी। अब देखो मैं क्यू के बाद पी मुझे किस में दिख रहा है, एस के बाद आर, पी एस क्यू आर। अब देखो चौथा ऑप्शन मुझे केवल दिया हुआ क्यू पी आर एस। अब देखो क्लाइमेट चेंज इज अ ब्रॉड टॉपिक दैट इंक्लूड्स पीरियोडिक अल्ट्रेशन इन अर्थ्स क्लाइमेट कॉज्ड बाय नेचुरल फोर्सेस इन कॉम्बिनेशन with the effects of various human activities like burning of fossil fuels। पृथ्वी के जब भी मैं तापमान की बात करता हूँ तो पृथ्वी का तापमान ज्वलनशील चीज़ों की वजह से बढ़ रहा है अथवा ऐसी नॉर्मल चीज़ों की वजह से बढ़ रहा है जो ताप को बढ़ावा देती हैं। तो इसमें देखो फोसिल फ्यूज ज्वलनशील पदार्थ एंड चेंजेस इन लैंड कवर एंड बायोडाइवर्सिटी, और जैव विविधता के कारण पृथ्वी के तापमान में धीरे धीरे परिवर्तन आता जा रहा है। तो जो मेरा सही ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 8 का वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर 4 क्यू पी आर एस। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ मेरा चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड। एक शब्द दिया हुआ है मुझे, उसका मुझे सिनोनियम बताना है अथवा वही अर्थ दे रहा हो जो मुझे बताना। ठीक है, मैग्नेनिमिटी इसका अर्थ होता है उदारता। मैग्नेनिमिटी का अर्थ होता है उदारता। ठीक है, देखो पहला ऑप्शन दिया हुआ मेरे पास विरुलेंस, इसका अर्थ होता है विषैलापन। विरुलेंस का अर्थ होता है विषैलापन। ठीक है, विरुलेंस का अर्थ होता है विषैलापन। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ वोलाटाइल का अर्थ होता है परिवर्तनशील। वोलाटाइल का अर्थ होता है परिवर्तनशील। ठीक है, देखो चौथा ऑप्शन दिया हुआ है इनविडियसनेस। इसका अर्थ होता है वैराग्यता। द्वेषपूर्णता भी कहता हूँ। एक दूसरा जो इसका अर्थ होता है वो होता है द्वेषपूर्णता। ठीक है, द्वेषपूर्णता। तो मुझसे मैग्नेनिमिटी का सिनोनियम पूछा था, तो देखो मैग्नेनिमिटी का अर्थ क्या होता है, उदारता। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ मेरा अल्ट्रुइज्म, इसका अर्थ होता है परोपकारिता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही ऑप्शन हुआ वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर 2 अल्ट्रुइज्म का अर्थ होता है परोपकारिता। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही ऑप्शन कौन सा हुआ मेरा 2 अल्ट्रुइज्म। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है मेरा, क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब इस मुझे किसी एक शब्द में स्पेलिंग एरर चेक करना है। देखो पहला शब्द दिया हुआ है ब्रूम, ब्रूम का अर्थ होता है झाड़ू। ठीक है, ग्लूमी, इसका अर्थ होता है उदास। ग्लूमी का क्या अर्थ होता है, उदास। ठीक है, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है ब्लूम का अर्थ होता है खिलना। फ्लावर्स ब्लूम्स, फूल खिलते हैं, फ्लावर ब्लूम्स, फूल खिलता है। देखो SHUOT, शाउट, ये ऑप्शन दिया हुआ में से SHUOT, इसका जो सही स्पेलिंग है वो होता है SHOUT शाउट, और इसका अर्थ होता है चिल्लाना। इसका क्या अर्थ होता है,
चिल्लाना। शाउट का सही अर्थ होता है चिल्लाना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10th में मुझे जो स्पेलिंग एरर चेक करने के लिए दिया गया था उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 शाउट। शाउट का अर्थ होता है चिल्लाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10th का सही ऑप्शन कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर 3। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है मेरा, रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। मुझे करेक्ट ऑर्डर में सेंटेंस को लगाना है, ठीक है। अब देखो, इन फॉर्मर कॉलोनीज सच एज घाना, जमैका, इंडिया एंड द फिलीपींस। इन फॉर्मर कॉलोनीज, फॉर्मर कॉलोनीज का अर्थ होता है पहले औपनिवेश, पहले उपनिवेश। सच एज घाना, घाना में, जमैका इंडिया, जमैका भारत, एंड द फिलीपींस और फिलीपींस। द बेसिक वेलफेयर सर्विस, द बेसिक वेलफेयर सर्विस, वेलफेयर का अर्थ होता है किसी को लाभ पहुंचाना, वेलफेयर सर्विस। ग्रीव आउट ऑफ मॉडिफाइड, ग्रीव आउट मतलब उसको बढ़ावा दिया गया, ग्रीव आउट ऑफ मॉडिफाइड वर्जन्स ऑफ द यूरोपियन पुअर, वर्जन्स ऑफ द यूरोपियन पुअर लॉज। उसका रूप में परिवर्तन कर दिया गया, उसके रूप में परिवर्तन कर दिया गया किसके द्वारा? ऑफ द यूरोपियन पुअर लॉज, यूरोपियों के जो बेकार नियम थे अथवा बहुत लाचार नियम थे जिनको सहन करना अथवा एंड्योर करना बहुत मुश्किल था। पुअर लॉज, चैरिटेबल एंड मिशनरीज एक्टिविटी, जो मिशनरी एक्टिविटीज़ होती थी उनके द्वारा, एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न जुवेनिल जस्टिस प्रोसीड्यूर्स, ठीक है। तो इसमें अब मैं देखता हूँ पहले पे मेरा कौन सा ऑप्शन, अगर मैं देखूँ चारों सेंटेंसेस में थे तो पहले पे जो सही करेक्शन आ रहा है वो आ रहा है मेरा ऑप्शन नंबर 2 क्यू। अब मैं देख रहा हूँ पहला क्यू, इन फॉर्मर कॉलोनीज, पहले के उपनिवेशों में, पहले के उपनिवेशों में इन फॉर्मर कॉलोनीज सच एज घाना, जमैका, इंडिया एंड द। अब देखो यहाँ दा के बाद क्या आएगा? दा एक मेरा विशिष्टता के लिए प्रयोग करता हूँ मैं, दा का प्रयोग करता हूँ मैं विशिष्टता के बदल करता हूँ। तो दा के जस्ट बाद कोई ऑब्जेक्ट आना चाहिए मेरा, दा के जस्ट बाद कोई नाउन अथवा प्रोनाउन आना चाहिए। तो देखो दा के जस्ट बाद क्या आएगा? फिलीपींस एंड द, क्योंकि मैं लगातार देख रहा हूँ, द इन फॉर्मर कॉलोनीज, पुराने उपनिवेशों में अथवा पहले के उपनिवेशों में, सच एज घाना, जैसे कि घाना, जमैका, इंडिया और फिलीपींस। तो अब देखो क्यू के बाद क्या आएगा मेरा? क्यू के बाद आएगा एस, क्यू के बाद आएगा, पहला हो गया मेरा क्यू के बाद क्या हुआ? क्यू के बाद आया एस, क्यू के बाद आया एस। अब देखो मैं एक एक ऑप्शन देख रहा हूँ, पी आर, इसकी शुरुआत ही नहीं गलत हुई है, पी एस ये भी नहीं है, क्यू पी। अब देखो केवल एक ऑप्शन दिख रहा है मेरा, ऑप्शन नंबर 3 क्यू एस पी आर। अब देख लो अर्थ, देख लो आप, इन फॉर्मर कॉलोनी सच एज घाना, जमैका, इंडिया एंड द फिलीपींस, द बेसिक वेलफेयर सर्विस ग्रीव आउट ऑफ मॉडिफाइड, द बेसिक वेलफेयर सर्विस ग्रीव आउट ऑफ मॉडिफाइड। अब देखो मॉडिफाइड के बाद जस्ट बाद क्या आएगा? मॉडिफाइड क्या, किसी में अगर परिवर्तन करता हूँ तो मॉडिफाइड में प्रकार में तो परिवर्तन करूँगा, तो मॉडिफाइड वर्जन्स ऑफ द यूरोपियन, मॉडिफाइड वर्जन्स ऑफ द यूरोपियन। तो जो सही ऑप्शन है मेरा वो है मेरा ऑप्शन नंबर 3 क्यू एस पी आर, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेज, ठीक है। अब देखो बॉडी एंड सोल, इसका अर्थ होता है पूर्ण रूप से, इसका अर्थ होता है पूर्ण रूप से। अथवा मैं एक एक शब्द की बात करूं, बॉडी का अर्थ होता है शरीर, सोल पूर्ण रूप से, शरीर और आत्मा दोनों से, पूर्ण रूप से। अब देखो हैप्पीनेस एंड सॉरो, पहला ऑप्शन दिया हुआ है हैप्पीनेस एंड सॉरो, सुख और दुख, ठीक है, सुख और दुख। लाइफ एंड डेथ, जीवन और मृत्यु। टू सॉल्व अ डिफिकल्टी, किसी समस्या को हल करना, ठीक है। तो अब देखो मेरे पास 3 ऑप्शन यहाँ ऑटोमेटिक ही कट हो गए, अथवा मैं ये कहूँ होली एंड एंटायरली, इसका अर्थ होता है पूर्ण रूप से, इसका भी जो अर्थ होता है वो होता है पूर्ण रूप से, इसका अर्थ होता है पूर्ण रूप से, ठीक है।
इसका अर्थ होता है मेरा पूर्ण रूप से। तो क्वेश्चन नंबर 12 में जो दिया था मुझे एक ईडियम, बॉडी एंड सोल। बॉडी एंड सोल का अर्थ होता है पूर्ण रूप से, बॉडी एंड सोल का अर्थ होता है पूर्ण रूप से। और ऑप्शन नंबर 3 दिया था मुझे होली एंड एंटायरली, पूर्ण रूप से। तो जो सही ऑप्शन हुआ वो हुआ मेरा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 का सही ऑप्शन है मेरा ऑप्शन नंबर 3। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है मेरा, चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड। मतलब वही मुझे सिनोनियम बताना है इस शब्द का, सिनोनियम बताना है मुझे अब इस शब्द का, ठीक है। अब देखो क्वांड्री, इसका अर्थ होता है रुकावट। क्वांड्री इसका अर्थ होता है रुकावट, ठीक है। क्वांड्री का अर्थ होता है रुकावट। अब ऑप्शन दिया हुआ है मेरे पास, पहला किंच अथवा सिंच, प्रोनाउंसिएशन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, सिंच। अब इसका अर्थ होता है आसानी से, इसका अर्थ होता है आसानी से, ठीक है। सिंच का अर्थ होता है आसानी से। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ क्लिक, क्लिक इसका अर्थ होता है गिरोह, इसका अर्थ होता है गिरोह, क्लिक का अर्थ होता है गिरोह, ठीक है। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है ब्रीज, ब्रीज, ब्रीज का अर्थ होता है समीर, समीर अथवा पवन, ब्रीज का अर्थ होता है समीर, ठीक है। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है मेरे पास इम्पास, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है मेरे पास इम्पास, इम्पास का अर्थ होता है गतिरोध, इम्पास का अर्थ होता है गतिरोध, ठीक है। तो मुझसे यही पूछा था, चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड, मतलब मुझसे सिनोनियम पूछा था। तो एक शब्द दिया हुआ था क्वांड्री, क्वांड्री, क्वांड्री का अर्थ होता है रुकावट। मुझसे सिनोनियम इसका क्या होगा, सिनोनियम होगा इसका इम्पास, इम्पास, इम्पास का अर्थ होता है गतिरोध। तो क्वेश्चन नंबर 13 का मेरा सही ऑप्शन हुआ ऑप्शन नंबर 4, इम्पास, इम्पास, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है मेरा, क्वेश्चन नंबर 14 है सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंसेस। द सेज सेड, साधु ने कहा, द सेज सेड, साधु ने कहा, मैन प्रपोजेज एंड गॉड डिस्पोजेज, मैन प्रपोजेज एंड गॉड डिस्पोजेज। मनुष्य सोचता है लेकिन होता वही है जो ईश्वर चाहता है। मनुष्य सोचता है, मैन प्रपोजेज, मनुष्य प्लान बनाता है, एंड गॉड डिस्पोजेज, लेकिन होता वही है जो ईश्वर चाहता है, होता वही है जो ईश्वर चाहता है। तो देखो मैन प्रपोजेज एंड गॉड डिस्पोजेज। साधु ने कहा मनुष्य जो चाहता है, मनुष्य जो सोचता है, परंतु गॉड डिस्पोजेज, गॉड ईश्वर जो करता है वही होता है। अब देखो पहला ऑप्शन दिया हुआ है द सेज सेड दैट, द सेज सेड दैट मैन हैड प्रपोज्ड एंड गॉड हैड डिस्पोज्ड, द सेज सेज दैट मैन हैड प्रपोज्ड एंड गॉड हैड डिस्पोज्ड। तो देखो यहाँ हेल्पिंग वर्ब, ये कहावत है ना, ये कहावत कही जा रही है, हम जो सोचते हैं वैसा नहीं होता, परंतु जो ईश्वर चाहता है वही होता है। तो यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ सीधे हेड में पहुँच गया, हेड का मतलब पास्ट में पहुँच गया। मैन प्रपोज्ड दैट, मैन प्रपोज्ड दैट, मैन प्रपोज्ड दैट, पास्ट इंडेफिनिट में पहुँच गया। यहाँ क्या था, यहाँ एक कहावत के रूप में मैं कह रहा हूँ, मतलब किसी को सलाह दिया जा रहा है सेज के द्वारा, साधु के द्वारा। तो यहाँ देखो ये सीधा प्रपोज्ड, प्रपोज्ड का प्रयोग मैं कहाँ करता हूँ, The sage said that man proposes, man proposes, the sage said that man propose and God dispose। ये तो केवल यहाँ इसने केवल that लगा के और चेंज कर दिया। अब देखो the sage said that, the sage said that, यहाँ क्वेश्चन ये इन्वर्टेड कॉमा हटाया जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह मैं that का प्रयोग करूँगा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह मैं that का प्रयोग करूँगा। तो the sage said that, the sage said that, साधु ने कहा कि मैन प्रपोजेज एंड गॉड डिस्पोजेज, मैन प्रपोजेज एंड गॉड डिस्पोजेज। जब भी मैं कहावतों की बात करता हूँ तो उनको केवल मैं इन्वर्टेड कॉमा हटा के केवल दैट का प्रयोग करता हूँ, इन्वर्टेड कॉमा हटा के वहाँ केवल मैं दैट का प्रयोग कर देता हूँ, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा हटा के मैं केवल दैट का प्रयोग कर देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही ऑप्शन हुआ वो हुआ मेरा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन अ ग्रामेटिकल एरर, इफ देयर इज नो एरर देन सेलेक्ट द ऑप्शन नो एरर, ठीक है। अब देखो एंड इट जस्ट रिसेंटली अवार्डेड, और अभी अभी इसे पुरस्कृत किया गया है, और अभी अभी इसे पुरस्कृत किया गया है $1 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट, $1 मिलियन के समझौते के साथ, $1 मिलियन के समझौते के साथ। दैट रीक्स ऑफ करेक्शन, दैट रीक्स ऑफ करेक्शन, लास्ट में दिया हुआ है दैट रीक्स ऑफ करप्शन, रीक्स ऑफ करप्शन, इसका अर्थ होता है, रीक्स का अर्थ होता है गंदाना, रीक्स का अर्थ होता है गंदाना, गंध आती है भ्रष्टाचार की,
भ्रष्टाचार की, भ्रष्टाचार की। अब देखो, एंड इट जस्ट रिसेंटली अवार्डेड, और अभी अभी इसे पुरस्कृत किया गया है, $1 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट, $1 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट अथवा समझौते से, दैट रीक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, जिसमें से गंध आती है भ्रष्टाचार की, जिसमें से भ्रष्टाचार की गंध आती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मेरा कोई भी गलती नहीं है, कोई भी गलती नहीं है, ये क्वेश्चन मेरा नो एरर है, ये क्वेश्चन जो है ये मेरा नो एरर है। एक एक शब्द का अर्थ निकालते हुए आप चलेंगे तो आपको इसके कोई क्वेश्चन में, पूरे क्वेश्चन में कहीं कोई गलती नहीं मिलेगी, ये क्वेश्चन मेरा नो एरर, नो एरर। ठीक है, तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16, वन हु हेट्स इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, वन हु हेट्स इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, इसका अर्थ होता है वह व्यक्ति जिसे शादी से घृणा होती है, वह व्यक्ति जिसे शादी से घृणा होती है। चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ऑप्शन ऑफ वर्ड्स, चूज द सब्स्टिट्यूट, जो शब्दों का समूह है उसके लिए मुझे एक शब्द का प्रयोग करना है। वन हु हेट्स, जिसे शादी से घृणा होती है। देखो, पहला शब्द दिया हुआ है कोक्यूट, पहला शब्द दिया हुआ है कोक्यूट, इसका अर्थ होता है मोहिनी स्त्री, कोक्यूट, इसका अर्थ होता है मोहिनी स्त्री, मोहिनी स्त्री। ठीक है, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है मेरे पास पॉलीग्लॉट, पॉलीग्लॉट, पॉलीग्लॉट का अर्थ होता है बहुभाषी, पॉलीग्लॉट का अर्थ होता है बहुभाषी, पॉलीग्लॉट का अर्थ होता है बहुभाषी। ठीक है, चौथा ऑप्शन दिया हुआ पीडेंटिक, इसका अर्थ होता है पंडिताऊ, इसका अर्थ होता है पंडिताऊ, पीडेंटिक का अर्थ होता है पंडिताऊ। ठीक है, तो जो व्यक्ति शादी से घृणा करता है, जो व्यक्ति शादी से घृणा करता है उसे कहता हूँ मैं मीजोगेमिस्ट, 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 मीजोगेमिस्ट। जो व्यक्ति शादी से घृणा करता है उसके लिए एक शब्द का प्रयोग करता हूँ मैं, उसका होता है सही अर्थ मीजोगेमिस्ट, मीजोगेमिस्ट। तो मीजोगेमिस्ट का सही अर्थ होता है वन हु हेट्स मैरिज, वन हु हेट्स मैरिज, जैसे शादी से घृणा होती है, जैसे शादी से घृणा होती है। तो उसमें मेरा सेकंड ऑप्शन दिया हुआ, तो क्वेश्चन नंबर 16 में मीजोगेमिस्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही ऑप्शन हुआ मेरा ऑप्शन नंबर सेकंड, मीजोगेमिस्ट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। देखो, हाउएवर, कैसे भी, जैसे भी, इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1947, जैसे भी, इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1947, 1947 में आज़ादी के बाद, 1947 में आज़ादी के बाद ब्रिटिश एक्सपेट्रिएट फर्म्स, ब्रिटिश एक्सपेट्रिएट फर्म्स, विदेशी जो कंपनियाँ थी, प्रवासी कंपनियाँ थी जो इंग्लैंड की, डिड नॉट सडनली फिल इन द ब्लैंक फ्रॉम इंडिया। ठीक है, डिड नॉट सडनली फिल इन द ब्लैंक फ्रॉम इंडिया। अब देखो, डिसअलाउ, डिसअलाउ का क्या अर्थ होता है? डिसअलाउ का अर्थ होता है अनुमति न देना, डिसअलाउ का अर्थ होता है अनुमति न देना, डिसअलाउ का अर्थ होता है अनुमति न देना। ठीक है, कॉन्जिक्रेट, इसका अर्थ होता है पवित्र, इसका अर्थ होता है पवित्र, कॉन्जिक्रेट का अर्थ होता है पवित्र। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है क्लोज, क्लोज का अर्थ होता है बंद, क्लोज का क्या अर्थ होता है? क्लोज का अर्थ होता है बंद। ठीक है, अब देखो, पहला ऑप्शन दिया हुआ है डाइवेस्ट, डाइवेस्ट, इसका अर्थ होता है पलायन करना अथवा छोड़ना, पलायन करना अथवा छोड़ना, पलायन करना अथवा छोड़ना। देखो, हाउएवर इवन आफ्टर इंडिपेंडेंट इन 1947, जैसे भी 1947 के बाद, 1947 में आज़ादी के बाद ब्रिटिश एक्सपेट्रिएट फर्म्स, ब्रिटिश एक्सपेट्रिएट फर्म्स, ब्रिटिश की जो कंपनियां थी, प्रवासी कंपनियां, डिड नॉट सडनली, वो अचानक ही पलायन नहीं कर गई, अचानक ही पलायन नहीं कर गई फ्रॉम इंडिया, भारत से, वो भारत से अचानक ही पलायन नहीं कर गई। ठीक है, वो अचानक ही पलायन नहीं कर गई। तो यहाँ जो सही ऑप्शन आएगा वो होगा मेरा डाइवेस्ट, वो सही ऑप्शन होगा मेरा डाइवेस्ट। डाइवेस्ट का अर्थ होता है पलायन करना, डाइवेस्ट का अर्थ होता है पलायन करना। तो क्वेश्चन नंबर 17 में जो सही ऑप्शन होगा वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर फर्स्ट डाइवेस्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट डाइवेस्ट। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 पर देखो, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड फॉर द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। शब्दों का एक समूह दिया गया है मुझे, उसके लिए मुझे एक शब्द का प्रयोग करना है। देखो, वन हु हैज़ परसिस्टेंट न्यूरोटिक इम्पल्स टू स्किल, एक ऐसा व्यक्ति जिसको बीमारी है चोरी करने की, एक ऐसा व्यक्ति जिसको बीमारी है चोरी करने की। वन हु हैज़ परसिस्टेंट न्यूरोटिक इम्पल्स, न्यूरोटिक का अर्थ होता है मानसिक,
इम्पल्स का अर्थ होता है आवेग, परसिस्टेंट का अर्थ होता है जो लगातार करता था, जिद्दी। तो जो जिस व्यक्ति को चोरी करने की लगातार लत लग जाती है। तो देखो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं मेरा। पहला दिया हुआ है इकोनोक्लास्ट, इकोनोक्लास्ट इसका अर्थ होता है मूर्ति भंजक, इसका अर्थ होता है मूर्ति भंजक, ठीक है। इकोनोक्लास्ट का अर्थ होता है मेरा मूर्ति भंजक। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ कोनोजियर, इसका अर्थ होता है विशेषज्ञ, इसका अर्थ होता है विशेषज्ञ, इसका क्या अर्थ होता है विशेषज्ञ, ठीक है। देखो चौथा ऑप्शन दिया हुआ है हिपोक्रेट, इसका अर्थ होता है पाखंडी, इसका क्या अर्थ होता है पाखंडी, ठीक है। तो देखो जिसे चोरी करने की आदत लग जाती है अथवा जिसके दिमाग में मानसिक बीमारी है कि मुझे चोरी करनी ही करनी है, तो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग करता हूँ मैं, क्लिप्टोमेनियाक, क्लिप्टोमेनियाक। क्लिप्टोमेनियाक का अर्थ होता है, क्लिप्टोमेनिया का अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसे चोरी करने की बीमारी है, चोरी करने की बीमारी, चोरी करने की बीमारी, ठीक है। क्लिप्टोमेनिया का अर्थ होता है चोरी करने की बीमारी, चोरी करने की बीमारी, ठीक है। तो इसमें मेरा सही ऑप्शन हुआ ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्लिप्टोमेनियाक, क्लिप्टोमेनियाक, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही ऑप्शन हुआ मेरा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। मुझे अपोजिट बताना है अथवा एंटोनियम बताना है। देखो फ्रस्ट्रेट, फ्रस्ट्रेट इसका अर्थ होता है परेशान, परेशान होना। फ्रस्ट्रेट का क्या अर्थ होता है परेशान होना, फ्रस्ट्रेट का अर्थ होता है परेशान होना। अब देखो पहला ऑप्शन दिया हुआ मेरे पास सरकमवेंट, सरकमवेंट, सरकमवेंट का अर्थ होता है पवित्र, सरकमवेंट का अर्थ होता है पवित्र, ठीक है। सरकमवेंट का अर्थ होता है पवित्र। इर्क का अर्थ होता है सताना, इर्क का अर्थ होता है सताना, इर्क का अर्थ होता है सताना, ठीक है। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है मेरे पास फेटर, फेटर, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ फेटर, इसका अर्थ होता है बेड़ी अथवा जंजीर, बेड़ी अथवा जंजीर, ठीक है, बेड़ी अथवा जंजीर। थर्ड ऑप्शन है मेरे पास फेटर, फेटर का अर्थ है बेड़ी अथवा जंजीर। चौथा ऑप्शन दिया हुआ मेरे पास फोस्टर, फोस्टर, फोस्टर का अर्थ होता है प्रोत्साहित करना, फोस्टर का अर्थ होता है प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहित करना, ठीक है। तो मुझसे एंटोनियम पूछा था, एंटोनियम पूछा था फ्रस्ट्रेट, फ्रस्ट्रेट का अर्थ होता है परेशान होना अथवा परेशान करना, फ्रस्ट्रेट का अर्थ होता है परेशान होना अथवा परेशान करना। तो यदि मैं किसी को परेशान करता हूँ तो उसी की जगह मैं उसे प्रोत्साहित करता हूँ, मतलब उसे साहस बढ़ाता हूँ कि आप किसी काम को कर सकते हैं, मतलब फोस्टर, फोस्टर का अर्थ होता है प्रोत्साहित करना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही ऑप्शन हुआ वो हुआ मेरा ऑप्शन नंबर 4 फोस्टर, ऑप्शन नंबर 4 पोस्टर। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 है मेरा फिल इन द ब्लैंक विद एन एप्रोप्रिएट ऑप्शन, ठीक है। अब देखो माई फीट डोंट, मेरे पैर, मेरे पैर, फिल इन द ब्लैंक द ग्राउंड फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, मेरे ग्राउंड, मेरे पैर फॉर द ग्राउंड फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, पूरे दिन के लिए, पूरे दिन के लिए मेरे पैरों ने नहीं किया, नहीं किया द ग्राउंड, द ग्राउंड, ठीक है। अब देखो डील, डील का क्या अर्थ होता है समझौता, डील का क्या अर्थ होता है समझौता, ठीक है। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ मेरे पास प्योरीफाई, प्योरीफाई का अर्थ होता है शुद्ध, प्योरीफाई का क्या अर्थ होता है, प्योरीफाई का अर्थ होता है शुद्ध। चौथा ऑप्शन दिया हुआ स्लैब, स्लैब का क्या अर्थ होता है पटिया, स्लैब का क्या अर्थ होता है पटिया, ठीक है। पहला ऑप्शन दिया हुआ मेरे पास टच, टच का अर्थ होता है छूना, टच का क्या अर्थ होता है, टच का अर्थ होता है छूना। तो देखो माई फीट डोंट टच, TOUCH, माई फीट डोंट टच, मेरे पैरों ने, डोंट टच द ग्राउंड, मेरे पैरों ने ज़मीन को नहीं छुआ, फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, पूरे दिन में मेरे पैरों ने ज़मीन को नहीं छुआ, मेरे पैरों ने पूरे दिन में ज़मीन को नहीं छुआ। तो यहाँ जो मेरा सही ऑप्शन होगा वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट टच, क्योंकि देखो डील, माई फीट डोंट, माई फीट डोंट डील द ग्राउंड, डोंट डील द ग्राउंड, तो ज़मीन से मेरे पैर समझौता तो करेंगे नहीं। प्योरीफाई शुद्धता, स्लैब का अर्थ होता है पटिया, तो ये तीन ऑप्शन मेरे गलत है, स्लैब, डील और प्योरीफाई। ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेरा जो दिया हुआ टच, टच का अर्थ होता है छूना। तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 21,
कंप्रीहेंशन है, हम उसमें एक एक ब्लैंक दिया हुआ, अब एक एक ब्लैंक को देखते हुए चलते हैं। देखो, मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल चेंजेस, बहुत सारे फल और सब्जियां, बहुत सारे फल और सब्जियां परिवर्तित होते हैं, चेंज परिवर्तित होते हैं। शेप, शेप का क्या अर्थ होता है? आकृति। शेप का क्या अर्थ होता है? आकृति। साइज, साइज का क्या अर्थ होता है? आकार। साइज का क्या अर्थ होता है? आकार। क्लॉथ्स, कपड़े, क्लॉथ्स का क्या अर्थ होता है? कपड़े। तो अब देखो यहाँ ऊपर, मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल चेंज, बहुत सारे फल और सब्जियां, बहुत सारे फल और सब्जियां परिवर्तित करते हैं क्या? कलर, एज दे राइपन, जैसे ही वो पकते हैं, जैसे ही वो पकते हैं। तो देखो, कोई फल अथवा सब्जियां पकेंगी, कोई फल अथवा सब्जियां पकेंगी तो अपनी वो आकृति चेंज करती हैं? नहीं करती। साइज, आकार भी चेंज नहीं करती। कपड़े, फल अथवा सब्जियां कपड़े तो चेंज करेंगे नहीं। तो चौथा ऑप्शन दिया हुआ मेरे पास कलर। कलर का अर्थ होता है रंग, COLOUR, कलर। ठीक है। मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल चेंज कलर एज दे राइपन, एज दे राइपन, जैसे ही कुछ फल अथवा सब्जियां पकते हैं तो उनका रंग परिवर्तित हो जाता है, उनका रंग परिवर्तित होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही ऑप्शन है मेरा, वो है मेरा ऑप्शन नंबर 4, कलर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। देखो, color is just one way along, color is just one way along with size, texture and smell that you can tell if a fruit or vegetable is। आप केवल एक कलर केवल एक प्रकार है, just a way along with size, आकार के साथ, स्मेल के साथ, that you can tell, जिससे आप बता सकते हैं if a fruit or vegetable is, if a fruit or vegetable is। अब देखो सेकंड ऑप्शन में क्या आएगा? सोबर का अर्थ होता है गंभीर, सोबर का अर्थ होता है गंभीर, सोबर का अर्थ होता है गंभीर। स्टडी, स्टडी का अर्थ होता है नियमित, स्टडी का क्या अर्थ होता है? नियमित। ट्रेपिड, ट्रेपिड का अर्थ होता है डरपोक, ट्रेपिड का अर्थ होता है डरपोक। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है मेरे पास, ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया हुआ रेडी, रेडी का होता है तैयार। तो अब देखो क्या कह रहा है? कलर इज जस्ट वन वे अलोंग, रंग जो है वो केवल एक ऐसा प्रकार है जिसके साथ साइज, टेक्सचर एंड स्मेल, मैं सूंघकर कलर से उसका अथवा आकृति से ये बता सकता हूँ कि एक फल अथवा सब्जी तैयार है अथवा नहीं है, ये फल अथवा सब्जी तैयार है अथवा नहीं है। टू बी हार्वेस्टेड और ईटन, मतलब उसको उगाना चाहिए अथवा खा लेना चाहिए, उसको उगाना चाहिए अथवा खा लेना चाहिए। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही ऑप्शन है मेरा, वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट रेडी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट रेडी। अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा 23, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है मेरा, इमेजिन ए फैक्ट्री, इमेजिन ए फैक्ट्री, एक ऐसी फैक्ट्री की कल्पना कीजिए, इमेजिन ए फैक्ट्री, एक ऐसी फैक्ट्री की कल्पना कीजिए जो हाल्ट्स, हाल्ट्स का क्या अर्थ होता है? पड़ाव, हाल्ट्स का क्या अर्थ होता है? पड़ाव। ब्रेक्स, ब्रेक्स का क्या अर्थ होता है? तोड़ना। टेप्स, टेप का क्या अर्थ होता है? फीता, टेप का क्या अर्थ होता है? फीता। ठीक है। तो देखो, इमेजिन ए फैक्ट्री, एक ऐसी फैक्ट्री की कल्पना कीजिए दैट पैक्स, जो पैक करती है, दैट पैक्स, जो पैक करती है स्ट्रॉबेरी, जो स्ट्रॉबेरी पैक करती है इनटू प्लास्टिक कंटेनर्स, प्लास्टिक कंटेनर्स में स्ट्रॉबेरी के पैक करती है। एक फैक्ट्री की कल्पना कीजिए जो स्ट्रॉबेरी को प्लास्टिक के कंटेनर में पैक करती है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पैक्स, पैक्स। ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पैक्स। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 24, स्टोव इनटू प्लास्टिक कंटेनर्स टू बी इमेजिन ए फैक्ट्री दैट पैक्स स्ट्रॉबेरीज इनटू प्लास्टिक कंटेनर्स टू बी। अब देखो 4 ऑप्शन दिए हुए मेरे पास। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है अकाउंटेड टू, अकाउंटेड टू का अर्थ होता है जिम्मेदार, अकाउंटेड टू का अर्थ होता है जिम्मेदार। ठीक है। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ मैनेज्ड ऑफ, मैनेज्ड प्रबंधनीय। ठीक है। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ प्रबंधन। सूटेड, इसका अर्थ होता है अनुकूल, इसका क्या अर्थ होता है? अनुकूल।
अनुकूल। ठीक है, तो अब देखो पहला ऑप्शन दिया हुआ है स्ट्रॉबेरीज इनटू प्लास्टिक कंटेनर। एक ऐसी फैक्ट्री की तुलना कीजिए जो स्ट्रॉबेरी को प्लास्टिक के कंटेनर में पैक करती है। टू बी शिप्ड ऑफ, टू बी शिप्ड ऑफ, शिप्ड ऑफ का अर्थ होता है भेजना, शिप्ड ऑफ का अर्थ होता है भेजना, शिप्ड ऑफ का अर्थ होता है भेजना। टू बी शिप्ड ऑफ टू ग्रोसरी स्टोर, जिसे ग्रोसरी स्टोर पर भेजा जाता है, जिसे ग्रोसरी स्टोर पर भेजा जाता है अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में, अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही ऑप्शन हुआ वो हुआ मेरा ऑप्शन नंबर फर्स्ट शिप्ड ऑफ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट शिप्ड ऑफ। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। 25th क्वेश्चन है मेरा, देखो इट माइट बी यूजफुल टू हैव अ मशीन, इट माइट बी यूजफुल टू हैव अ मशीन, ऐसा आवश्यक हो सकता है, उपयोगी हो सकता है, टू हैव अ मशीन, एक मशीन रखकर, दैट ऑटोमेटिकली जो अपने आप प्रोसीड्स, प्रोसीड का अर्थ होता है बढ़ावा देना अथवा बढ़ना। ठीक है, चौथा थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है सस्टेन, सस्टेन का अर्थ होता है कायम रखना, सस्टेन का अर्थ होता है कायम रखना। ठीक है, सस्टेन का अर्थ होता है कायम रखना, सस्टेन का क्या अर्थ होता है कायम रखना। चौथा अर्थ होता है डिटेन, डिटेन का अर्थ होता है रोक देना, डिटेन का अर्थ होता है रोक देना। ठीक है, अब देखो इट माइट बी यूजफुल टू हैव अ मशीन दैट ऑटोमेटिकली एनी ग्रीन, ऑटोमेटिकली फिल इन द ब्लैंक एनी ग्रीन स्ट्रॉबेरीज, एनी ग्रीन स्ट्रॉबेरीज। तो हमें ऐसा कोई गलत नहीं है, ऐसा एक करना एक उपयोगी रहेगा यदि हम एक ऐसी मशीन ले आते हैं जो ऑटोमेटिक रिजेक्ट्स, रिजेक्ट का अर्थ होता है नकार देना, रिजेक्ट का अर्थ होता है नकार देना, जो रिजेक्ट्स, यहाँ शब्द लिखता हूँ रिजेक्ट्स। ठीक है, इट माइट बी यूजफुल टू हैव अ मशीन, एक ऐसा मशीन रखना उपयोगी होगा दैट ऑटोमेटिकली जो अपने आप रिजेक्ट कर देगी एनी ग्रीन स्ट्रॉबेरी, एनी ग्रीन स्ट्रॉबेरी, जो किसी हरी स्ट्रॉबेरी को ऑटोमेटिक रिजेक्ट कर देती, ऐसी मशीन का रखना एक परम आवश्यक हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही ऑप्शन हुआ वो हुआ मेरा ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड रिजेक्ट्स, ऑप्शन नंबर सेकंड रिजेक्ट्स। ठीक है, तो ये सेट हमारा यहीं कंप्लीट हुआ। तो देखिए हमने आप सब लोगों के लिए एक बुक तैयार की है, अगर आपको इस चीज़ के वीडियो सॉल्यूशन में कोई दिक्कत आती है अथवा पीडीएफ फॉर्मेट में बुक को समझने में आपको दिक्कत आ रही है तो हमने एक ऐसी पुस्तक का निर्माण किया है जिसमें आपको क्यूआर कोड भी दिया जाएगा। उस क्यूआर कोड के माध्यम से आप उस पूरे सेट का सॉल्यूशन वाइज एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्यूआर कोड दिया हुआ है हर एक बुक सेट में, हर एक प्रैक्टिस सेट के साथ। तो मैं आपको बुक दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, ये देखिए ये मेरी दो बुक हैं। पहला है ये मेरा सॉल्व पेपर दिए हुए हैं, इसमें 150 सॉल्व पेपर दिए हुए हैं। आप इसमें क्यूआर कोड को स्कैन करके सारे पेपर्स के सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। ठीक है, दूसरी बुक है मेरे पास, इसमें प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं, प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं, इसमें भी मेरे पास क्यूआर कोड का ऑप्शन दिया हुआ है। इन सारे क्यूआर कोड के सॉल्यूशंस, क्यूआर कोड को स्कैन करके मैं इनके सॉल्यूशंस देख सकता हूँ। आप एक बार बुक को देख लीजिए दोनों को। ठीक है, आप एक बार दोनों बुक को देख लीजिए। इन क्वेश्चंस को नए तरीके से करने के लिए आपको इसमें डिटेल सॉल्यूशन और क्वेश्चन को करने का कोई नया तरीका अगर आपको जानना है तो आप इनको क्यूआर कोड को स्कैन करके आप उस क्वेश्चन के करने के तरीकों को जान सकते हैं। ठीक है, तो बस आप देखिए इन बुक्स को परचेज करके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।